नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद मुकेश कुमार में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। इसी के साथ आज क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हमें हल करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला खंड है में अपने बहुविकल्प प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? ए में है वल्लभ भाई पटेल, ब महात्मा गांधी, स है रविंद्रनाथ टैगोर, द है जवाहरलाल नेहरू। तो क्या होगा दोस्तों इसमें सही? तो इसका ऑप्शन सही होगा वल्लभ भाई पटेल। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? वल्लभ भाई पटेल। जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी तथा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच में पुन्ना एक्ट हुआ था। आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी तथा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच में पुन्ना एक्ट हुआ था, कब हुआ था? ए सन 1931 में, ब सन 1932 में, स सन 1929 में, द सन 1951 में। तो पुन्ना एक जो समझौता हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच में, तो वो कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था सन 1932 में। कब हुआ था दोस्तों? सन 1932 में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की? ए ऑप्शन है अपना विश्व स्वास्थ्य संगठन, ब यूनेस्को ने, स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, द यूनिसेफ ने। तो इसमें जो सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, किस संस्था की स्थापना की गई थी, कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी वो पूछी गई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन सही होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जो संस्था थी उसकी क्या की गई थी? स्थापना की थी। इसमें ऑप्शन हो जाएगा स ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका ऑप्शन है स सही। मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई। मुंबई में पहली जो कपड़ा मिल स्थापित हुई थी कब हुई थी दोस्तों? ए 1854 में, ब 1816 में, स 1947 में, द 1920 में। तो मुंबई में पहली बार कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। तो 1854 ईस्वी कौन सा है? ए 1854 में हुई थी मुंबई में पहली बार कपड़ा मिल की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का प्रथम मुद्रण संस्करण कहां से प्रकाशित हुआ था? तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस का प्रथम मुद्रण संस्करण कहां से प्रकाशित हुआ? पहली बार जो छपने की प्रक्रिया कहां से प्राप्त हुई थी? ए बंबई में, ब मद्रास में, स कलकत्ता, द जयपुर में। तो इसमें कौन सी जगह से शुरू हुई थी? प्रथम जो रामचरितमानस थी तुलसीदास द्वारा रचित, वो कहां से मुद्रण या संस्करण जो प्रकाशन हुआ था कहां से हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कलकत्ता से। तो कलकत्ता कहां है? स में। तो कौन सा सही हो जाएगा? स अपना सही हो जाएगा। चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी कौन सी है? चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी कौन सी है? ए कम्युनिस्ट पार्टी, ब सोशलिस्ट पार्टी, स पीपुलिस्ट पार्टी, द कांग्रेस पार्टी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन में एकल जो शासन करने वाली एकमात्र पार्टी है, जो कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना
किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1880 में, ब 1885 में, स 1870 में, द 1895 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ब ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी चुनौती प्रत्येक लोकतंत्र के समक्ष किसी न किसी रूप में है? प्रत्येक लोकतंत्र के बीच में जो चुनौती है वो किसी न किसी रूप में है। तो कौन सी चुनौती ऐसी है जो किसी न किसी रूप में प्रत्येक लोकतंत्र में है? तो कौन सी चुनौती है दोस्तों? ए लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, ब विस्तार की चुनौती, स बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, द इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक लोकतंत्र के बीच में जो चुनौती होती है वो लोकतंत्र को मजबूत करने की सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त है उसे कहते हैं। उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त है उसे कहते हैं। ए चुनने का अधिकार, ब सूचना पाने का अधिकार, स क्षमता पूर्ति निवारण का अधिकार, द इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो शोषण विरुद्ध जो सौदेबाजी का जो होता है उसके अधिकार होता है वो विरुद्ध होता है क्षति निवारण का अधिकार। क्षतिपूर्ति निवारण का क्या हो जाएगा? अधिकार। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? स ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखती है? ए भारतीय स्टेट बैंक, ब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स भारतीय रिजर्व बैंक, द ग्रामीण बैंक। कौन सी जो बैंक है वो नजर रखते सब पे? तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला ऑप्शन है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र से निर्मित करता है? ए स्टील, ब एल्यूमिनियम, स इलेक्ट्रॉनिक, द सूचना प्रौद्योगिकी। इनमें से कौन सा जो दूरभाष को जो प्रौद्योगिकी है जो कंप्यूटर आदि संयंत्र से क्या करता है? निर्मित करता है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी। सरकार द्वारा व्यापार से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए थे, अवरोध लगाए गए थे, उसके हटाने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए उदारीकरण की प्रक्रिया, ब लागूकरण की प्रक्रिया, स स्थानीयकरण की प्रक्रिया, द सामाजिकरण की प्रक्रिया। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा उदारीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उदारीकरण की प्रक्रिया। अब पहुंच गए हैं प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो प्रश्न नंबर 2 में अपना शुरू हो जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो इसका पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है वह स्थान कौन सा है? जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है तो वह स्थान है अपना बेंगलुरु। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु। कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अफ्रीका में खालिस्तान नामक बीमारी सबसे पहले 1980 के दशक में आखिरी सालों में दिखाई दी थी। तो कौन सी बीमारी जो अफ्रीका के 1980 के दशक के अंतिम सालों के रूप में दिखाई दी थी वो कौन सी बीमारी थी? तो वो बीमारी थी दोस्तों
रीडर पेस्ट। कौन सी बीमारी थी दोस्तों? रीडर पेस्ट, जो अफ्रीका के अंतिम 1980 के दशक के अंतिम सालों में दिखाई दी थी, वो बीमारी कौन सी थी? रीडर पेस्ट। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जो धार्मिक आस्था के आधार पर जो भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष। क्या कहलाता है दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और खालिस्तान के आधार पर करती है। मानव विकास की जो रिपोर्ट है वो किस आधार पर करती है? मानव विकास की रिपोर्ट पहली शैक्षिक स्तर पे, स्वास्थ्य स्थिति, और तीसरा ऑप्शन कौन सा होता है दोस्तों? तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय अपना सही हो जाएगा दोस्तों इसमें। अगला पांचवा क्वेश्चन हो जाता है, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग देने के लिए इस्तेमाल करती है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को खालिस्तान देने के लिए इस्तेमाल करती है। क्या देने के लिए इस्तेमाल करती है दोस्तों? वो बैंक सबसे ज़्यादा क्या देती है? हम क्या लेते हैं? ऋण। तो बैंक एक अपने पूंजी का बड़ा भाग क्या देने के लिए इस्तेमाल करती है? ऋण देने के लिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 24 दिसंबर भारत में खालिस्तान के रूप में मनाया जाता है। जो प्रतिवर्ष जो 24 दिसंबर है भारत में किस रूप में मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष जो 24 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। किसके रूप में मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। किसके रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 24 दिसंबर जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, गुलामगिरी के रचयिता कौन थे? जो 3 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया है कि गुलामगिरी के रचयिता कौन थे? तो गुलामगिरी के रचयिता कौन थे भी बताओ भी, गुलामगिरी के रचयिता कौन थे दोस्तों? तो गुलामगिरी के रचयिता थे ज्योतिबा फुले। कौन थे दोस्तों? ज्योतिबा फुले। ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन बात करें, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन था वो किस देश में आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था दोस्तों? उसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वो किस में होता? संयुक्त राज्य अमेरिका में होता दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कार्डिक शब्द को परिभाषित कीजिए। कार्डिक शब्द है उसको परिभाषित कीजिए। आपसे पूछा गया कार्डिक शब्द क्या है, इसका बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका कार्डिक शब्द का है
इसमें जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों की जो कताई होती है, कपास और ऊन आदि रेश होते हैं, उनकी जो कताई होती है वो किसके माध्यम से तैयार किए जाते हैं? जो रेशे बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, किसके माध्यम से तैयार किए जाते हैं? कार्डिक से तैयार किए जाते हैं या उसके इस्तेमाल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की किन्हीं दो प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताएं। तो भारत की सबसे प्रमुख जो रोपण फसलों के रूप में आती है, एक तो चाय जो पेय पदार्थ है, दूसरा रोपण फसल है 2 नंबर में आ जाता है रबड़। क्या आता है दोस्तों? रबड़ भी रोपण फसल है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध में एक तर्क दीजिए। जो बहुउद्देशीय जो परियोजना होती है इनके आपको पक्ष में नहीं देना दोस्तों, ये ध्यान रखना। पक्ष और विपक्ष से हमें क्या देना है? इसके विरोध में एक तर्क देना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या विरोध होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो जाता है, जो बहुउद्देशीय परियोजना चलते हैं वो जहां ये योजना स्थापित किए जाते हैं वहां स्थानीय निवासी होते हैं, उनको या स्थानीय समुदायों को वृहत स्तर पर अपना स्थान छोड़कर जाना पड़ता है या बड़े स्तर पर विस्थापित होना पड़ता है। वृहत स्तर पर क्या होना पड़ता है? विस्थापित होना पड़ता है। विस्थापित होना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किन्हीं दो राष्ट्रीय जल मार्गों का नाम लिखिए। भारत के किन्हीं दो राष्ट्रीय जल मार्गों का नाम लिखिए। आपको 2 राष्ट्रीय जल मार्गों के नाम लिखने हैं जो भारत के होने चाहिए। पहला सबसे बड़ा जो जल मार्ग है जो आपके दे रखा है ना, जो पहला आपको लिख देना, बड़ा नहीं है। पहला जल मार्ग है गंगा नदी जल मार्ग। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग। ब्रह्मपुत्र बोलते हैं वो नदी जल मार्ग। तानाशाह शासन की एक विशेषता लिखी। तानाशाह शासन की सबसे बड़ी एक विशेषता होती है, वो तानाशाह शासन की क्या होती है? तानाशाह शासन होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो विशेषता ये होती कि उसके जो निर्णय होते हैं वो तत्काल सुनिश्चित कर लिए जाते हैं। निर्णय कहाँ किए जाते हैं? तत्काल। तत्काल निर्णय को क्या किया जाता है? सुनिश्चित कर लिया जाता है। जो तानाशाह शासन होता है, जैसे उत्तरी कोरिया में है, और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी कमी होती है, जो निर्णय वो तत्काल नहीं होता। लोकतंत्र की कोई 2 विशेषता लिखिए। आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। वैसे लोकतंत्र की 2 विशेषता लिखनी है आपको। तो पहली सबसे बड़ी होती है लोकतंत्र की जो विशेषता होती है, इसमें क्या होते हैं दोस्तों? राजनीतिक दल होते हैं। किस में होते हैं? लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्षेत्रीयतावाद की भावना को दूर करने की कोई 2 उपाय बता दो। क्षेत्रीयवाद की जो भावना है उनको दूर करने की क्या उपाय बताने हैं? 2 उपाय बताने हैं। जो अलग अलग क्षेत्र होता है, जो अलग अलग राज्य में क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न होते हैं, उनकी भावना को दूर करने की, क्षेत्रीयता की भावना को दूर करने के 2 उपाय बताने हैं। तो सबसे पहला जो उपाय आता है वो क्या हो जाता है कि क्षेत्रीयवाद के रूप में आर्थिक विकास किया जाए। सभी क्षेत्रों का क्या किया जाए? आर्थिक विकास किया जाए। सभी क्षेत्रों का क्या कर दिया जाए? आर्थिक विकास किया जाए। क्या किया जाए दोस्तों? सभी क्षेत्रों का आर्थिक विकास किया जाए। दूसरा, क्षेत्रीयतावाद की
भावना के विरुद्ध लोगों को शिक्षित किया जाए। क्षेत्रीयवाद की जो भावना है उनके विरुद्ध है, उनको लोगों को क्या किया जाना चाहिए? शिक्षित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? शिक्षित किया जाना चाहिए। तीसरा, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों से क्या आशय है? द्वितीय क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं उससे क्या आशय है? हम सब लोगों को पता है कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों से क्या है, इसकी क्या जानते हो? द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? इसका सीधी सी बात है कि द्वितीय क्षेत्र में या कहते हैं प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण, प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण, प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली या फिर प्राकृतिक उत्पादों का जो रूप परिवर्तन किया जाता है वो किस में किया जाता है? द्वितीय क्रियाकलाप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र क्यों कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि के एवं सहायक क्षेत्र क्यों कहा जाता है? कृषि एवं सहायक क्षेत्र क्यों कहा जाता है? तो हम सब लोगों को पता है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें अधिकतर क्या उत्पादन करते हैं? प्राकृतिक कृषि करते हैं। अधिकतर क्या करते हैं? हमें प्राकृतिक कृषि करते हैं। हम लिख सकते हैं क्योंकि हम अधिकतर प्राकृतिक उत्पाद जैसे कृषि है, पशुपालन है, कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य है, अगला क्वेश्चन आता है कि दो या दो से अधिक देशों के विकास की तुलना का उपयुक्त माप क्या है? दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो विकास की तुलना है, सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है? किस जरिए किया जा सकता है? सबसे उपयुक्त मापदंड यही है कि प्रति व्यक्ति की जो आय है, प्रति व्यक्ति जो आय है उसके माध्यम से प्रयुक्त मापदंड किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब जो बड़े पर लघुरात्मक प्रश्न है इनके शुरू हो जाते हैं खंड ब से, क्वेश्चन नंबर 4 से। अब पहला क्वेश्चन आता है, जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी? जो जीते हुए इलाके थे उनके प्रति फ्रांसीसी शासन, जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी? स्थानीय शासक थे जो फ्रांसीसी शासन हुए थे उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी? तो सीधी सी बात है, उनकी जो जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों के फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलती जुलती प्रतिक्रिया दिखाई दी। कई स्थानों पे तो फ्रांसीसी सेना स्वतंत्र जो रक्षक के रूप में स्वागत किया, कई स्थानों पे उससे दुश्मनी थी, कई लोग उसका विरोध कर रहे थे क्योंकि नवीन प्रशासन व्यवस्था लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता का अनुरूप नहीं लगी। क्योंकि जब नई फ्रांसीसी जो व्यवस्था लागू की हुई गई फ्रांसीसी, तो उसमें सबसे पहला कर दिया कि करों में क्या कर दी गई? वर्दी कर दी गई। सेना, फ्रांसीसी सेना को जबरदस्ती भर्ती करने लगे। फ्रांसीसी लोग शासन द्वारा उठाए गए कुछ कदम ऐसे थे
जो स्थानीय लोगों को बहुत अधिक क्या करने पर मजबूर कर दिया, विरोध कर दिया। तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो कदम था, एक तो था कि जो जनता में क्या आक्रोश पैदा कर रहा, जो करों में वृद्धि हुई, ये सबसे बड़ा कारण था, करों में वृद्धि। दूसरा, सेना में जबरदस्ती भर्ती करना, सेना में क्या करना, जबरदस्ती भर्ती करना, ये भी महत्वपूर्ण कारण था जो विरोध का कारण बना, जबरदस्ती भर्ती करना। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों कि 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन के अभिजात वर्ग के लोगों ने हाथों से बनी चीज़ों की प्राथमिकता क्यों दी, स्पष्ट करें कि 19वीं सदी के दौरान जो ब्रिटेन में हाथों से बनी हुई प्राथमिक चीज़ों की महत्वपूर्णता क्यों दी, हाथों से बनी हुई चीज़ों को महत्वपूर्णता क्यों दी। वैसे भी सब लोग आप जानते हो कि ब्रिटेन में हाथों से बनी हुई चीज़ों की बहुत वैल्यू होती है। जो ब्रिटेन की जो रानी थी विक्टोरिया कालीन में ब्रिटेन में अभिजात वर्ग के लोगों से हाथों से बनाई हुई वस्तुओं का अधिकतर प्राथमिकता देते थे, क्योंकि हाथ से बनी हुई चीज़ों को परिष्कार या सुशिक्षित का प्रतीक माना जाता था, सबसे अच्छी मानी जाती थी। हाथ से भी बनी हुई वस्तु एक एक करके बनाया जाता था, जिसमें डिजाइन और फिनिशिंग क्या आती थी, अच्छी आती थी। जो डिजाइन होती थी वो हाथों से करी हुई वो अच्छी आती थी, एक एक करके बनाया जाता था। तीसरी इसकी सबसे बड़ी ये कह सकते हैं, मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशी में निर्मित किया जाता। उनकी जो डिजाइन थी वो लगभग सेम सी रहती थी, जो हाथों से बनी हुई थी उनमें हर बार क्या होती थी, डिजाइनें बदल जाती थी। अगला क्वेश्चन पे बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके बीच में शुरू हो जाता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू करने के कोई दो उद्देश्य क्या थे, कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करने का उद्देश्य क्या था। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत की हुई थी, किस सन में शुरुआत हुई थी। ये भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की किस सन में शुरुआत हुई थी, तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी सन की बात करें तो वो थी 1973। कौन सी थी, 1973। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर जो विश्व प्रसिद्ध वन्य जीव परियोजनाओं में से एक था, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में शुरुआत की गई थी। और भारत में इनके प्रमुख दो उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य था कि बाघों की खाल एवं हड्डियों के व्यापार को क्या करना, रोकथाम करना, रोग इसको बंद करवाना। दूसरा था भारत में बाघों की संख्या वो तीव्रता से गिरती जा रही थी, अंकुश लगाना कि उनकी संख्या में क्या करना, वृद्धि करना। इनका सबसे बड़ा कारण था, एक तो जो बाघों की संख्या वो धीरे धीरे गिर रही थी, पहला कारण बाघों की संख्या बढ़ाना। दूसरा सबसे था जो बाघों की जो हड्डियां खाल वगैरह बेची जा रही उन पर क्या करना, रोकथाम लगाना। बढ़ती जनसंख्या जल दुर्बलता के लिए उत्तरदायी है, व्याख्या करें। जो जनसंख्या बढ़ रही है वो जल दुर्बलता के लिए उत्तरदायी है। अब ये सीधी सी बात है कि जनसंख्या जितनी अधिक बढ़ेगी उतनी अधिक पानी की मांग क्या होगी, अधिक होगी। और जल जनसंख्या घरेलू उपभोक्ता में नहीं है बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए आवश्यक है। अनाज उगाने के लिए अगर हम बात करें कि ज़्यादा हमें क्या आवश्यकता होगी, जल की, और जल हम क्या करेंगे, अति शोषण करेंगे और सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जाता है, जिससे शुष्क ऋतु में भी खेती की जाती है। इस तरह जल का अत्यधिक प्रयोग होता है और भूमिगत जल स्तर क्या हो जाता है, नीचा चला जाता है। कि ट्यूबवेल कुएं से पानी बार बार निकालने से भूमिगत जल स्तर है वो नीचा चला जाएगा और जिससे जल की क्या होगी, कमी होगी। ऋषि की जल की जो कमी है, जो बढ़ती जनसंख्या जल दुर्बलता का सबसे बड़ा कारण है, यह उत्तरदायी, सबसे बड़ी जो जनसंख्या बढ़ रही है वो क्या है, उत्तरदायी कारण है। अगला क्वेश्चन बात करें, जूट के उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियां एवं जूट का उपयोग बताएं। पहले आपको बताना है कि जूट के उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या होनी चाहिए, इसके बाद बताना है कि जूट का उपयोग बताएं। तो जूट के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होती है, तो जो आवश्यक पहली परिस्थिति ये होती है कि जूट की खेती के वर्दी काल के दौरान उच्चतम तापमान की आवश्यकता होती है। जूट की खेती की जाए उसमें तापमान क्या होना चाहिए, उच्चतम क्या होना चाहिए दोस्तों, तापमान क्या होना चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए। जो जूट की खेती करते हैं वो लोगों के वहाँ जो फसल होती है उसके लिए क्या चाहिए, उच्च तापमान चाहिए। और इसी के साथ जूट की खेती के लिए बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी आदर्श, जहाँ प्रति वर्ष मिट्टी जमा होती रहती है, जहाँ पर जो बाढ़ के दो प्रति मिट्टी जो मिट्टी और कटा हुआ था वो होनी चाहिए। जूट का उपयोग क्या होता है, जूट का उपयोग बोरिया बनाने में किया जाता है। उपयोग की बात करें सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, बोरिया बनाने में जूट का उपयोग किया जाता है। और चटाई बनाने में, रस्सी बनाने में, तनु है, धागे है, गलीचे आदि की चीज़ों में निर्माण किया जाता है जूट का। भारत में वस्तुओं और यात्रियों के लिए
परिवहन के प्रमुख साधन के रूप में रेल परिवहन का महत्व स्पष्ट करें। भारत में वस्तुओं तथा यात्रियों के लिए परिवहन के मुख्य साधन के रूप में रेल परिवहन का जो महत्व है उनको स्पष्ट करना है। तो आप सबको लोगों को पता है कि रेल का क्या महत्व है। सबसे बड़ा होता है कि भारत में रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों परिवहन का प्रमुख साधन है। सबसे ज़्यादा लोग इसी से सफ़र करते हैं, माल भी सबसे ज़्यादा इसी से होता है। भारत में रेल के लोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य से जोड़ती तथा एकता का महत्वपूर्ण क्या करती है, प्रतीक है। भारतीय रेल की अर्थव्यवस्था कृषि उद्योगों में और तीव्रतम विकास का महत्वपूर्ण उद्योग धंधों में जो विकास का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है वो कौन सा होता है, रेल परिवहन। रेल परिवहन बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करती है। सबसे बड़ी संख्या में क्या प्रदान करती है, रोजगार प्रदान करते हैं। रेल परिवहन के माध्यम से खाद्य पदार्थ, खनिज पदार्थ और बहुत सारे जो पदार्थ हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवहन किया जाता है, वो भी बड़ी सुगमता से। सत्ता की साझेदारी क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। अब आप सब लोगों को बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है कि सत्ता की साझेदारी क्या है। हम सब लोगों को पता है कि सत्ता की साझेदारी एक नीति है जिसके अंतर्गत देश के शासन में समाज के सभी प्रमुख समूहों को सत्ता के एक स्थायी भाग प्रदान करता है। जातीय एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण विभाजन समाज में झगड़े सुलझाने का एक वान हथियार है। राजनीतिक आयोजन व्यापक व्यवस्था होती है जिससे समाज प्रमुख तत्वों और शासन से उचित सम्मान प्रदान किया जाता है, वही क्या कहलाता है, सत्ता के साझेदारी। सभी व्यक्ति को उचित रूप से सम्मान जो की प्रदान किया जाता है वो क्या है, सत्ता के साझेदारी के रूप में माना जाता है। सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म पर आधारित होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। हम सब लोगों को पता है कि सामाजिक विभाजन होता है वो जन्म लेते ही होना शुरू हो जाता है। क्यों कि हमें जो जन्म लेता है, जिस वंश में उच्च समुदाय में जन्म लेता है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। जिन निचले समाज में जन्म लेता है उस जो सामाजिक विभाजन होता है वो जन्म पर आधारित होता है। क्योंकि सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस की बात नहीं है। पहली बात हमें ये बस में है ही नहीं कि हम किस समाज में किस समूह में जन्म लें, क्योंकि अगर वो होता तो सब व्यक्ति किसी अच्छे परिवार में, कोई बड़े बड़े पूंजीपति, कोई धनाढ़ व्यक्ति के लोग जाते। तो ये हमारे किसी व्यक्ति की बस की बात नहीं कि हमें किस वंश में हमारा किसी समुदाय चुनना हमारे बस की बात नहीं है। हम सिर्फ इस अधिकार के विशेष समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ है। सिर्फ हम जिस परिवार में हुआ है वो उसी परिवार के हम क्या हो जाते हैं, सदस्य। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लभ करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। हम अपने आसपास भी देखते हैं कि चाहे कोई भी स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, लंबा हो, चाहे छोटा हो, चमड़ी का रंग से अलग हो, कैसी हो, शारीरिक क्षमताओं के अक्षमताओं से अलग अलग प्रकार से हमारे साथ क्या हो जाता है, भेदभाव अवश्य होता है। दबाव समूह का अर्थ क्या है, कुछ उदाहरण देकर बताने। आपको दबाव समूह का अर्थ बहुत अच्छे से बताया हुआ है। दबाव समूह का क्या अर्थ है मैंने जो जूम पे भी बताया है, जो और विश्व क्लास में भी बताया हुआ है। तो दबाव समूह का अर्थ क्या होता है, कुछ जो उदाहरण की सबसे बड़ी बात करें कि दबाव समूह, पहली बात आपको ये बताने कि दबाव समूह क्या होता है कि किसी भी संगठन से जो दबाव समूह कहलाता है, अगर संगठन बना के जो सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होते हैं, उनको विरोध करते हैं, उसके ऊपर सरकार पे हम दबाव बनाते हैं, वो क्या कहता है, दबाव समूह। व्यवसाय विचार जैसी एक स्थितियाँ एकत्रित होते हैं, जैसे हम कई आंदोलन करते हैं किसी विशेष वर्ग के द्वारा किया जाता है, जैसे मजदूर संगठन के द्वारा, वकील के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, पेशेवरों के जो विशेष होते हैं उनके द्वारा जो विरोध किया जाता है वो क्या कहलाता है, दबाव समूह के कुछ उदाहरण है। और दबाव समूह आप किसी भी सरकार पे किसी भी जो योजना है उनसे क्या हम संतुष्ट होते हैं, उस को रद्द करवाने के लिए जो सरकार पे दबाव बनाते हैं वही दबाव समूह कहलाते हैं। विकास की कोई 4 विशेषता बताएं भी, ये बड़ी अच्छी बात है कि विकास की 4 व्यवस्था बतानी है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात लगे कि विकास की कौन सी 4 विशेषता होती है, विकास की कोई 4 विशेषता बतानी। तो सबसे पहली कि विकास का लक्ष्य हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि विकास का हर प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य सेम हो। दूसरी बात, विकास के लिए सब लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। तीसरी बात, एक व्यक्ति के लिए जो विकास है हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए वो विकास नहीं हो।
एक व्यक्ति के लिए विकास अच्छा हो सकता है, दूसरा जो विकास कामना कर रहा है वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। विकास में सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है आय का, सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है अगर व्यक्ति के पास आय है। परंतु ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, आय तो मानते हैं लेकिन इसी के साथ हम लोग क्या चाहते हैं कि विकास हमें सब लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले, सुरक्षा मिले, हम एक दूसरे का आदर करें, सत्कार करें, इज्जत रखें, ये भी क्या होते हैं, विकास के अंतर्गत आते हैं। असंगठित क्षेत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या करें। असंगठित क्षेत्र होते हैं उनकी 4 विशेषताओं का व्याख्या करनी है। तो असंगठित क्षेत्र की पहला क्वेश्चन ये जो बात करें 14 में, असंगठित क्षेत्र, इसके अंतर्गत कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती, कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं होती, कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता। जब आप कहीं ऐसी जगह काम करने जाते हो, जैसे कोई मजदूर खेत में कार्य करने के लिए जाता है, तो वो असंगठित क्षेत्र आता है। अब उसको न तो कोई हम नियुक्ति पत्र देंगे, न कोई रजिस्ट्रेशन लेटर है, तुरंत जिसको जरूरत पड़ी काम कर लिया, नहीं है तो उसको निकाल दिया जाएगा, उसकी कोई फिक्स नहीं होता। वो क्या होता है, असंगठित क्षेत्र में आता है। वो इसके क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार में मजदूरों को कम और अनियमित होता है। रोजगार तो नियमित होता नहीं है और मजदूरी भी क्या मिलती है, कम मिलती है। इस क्षेत्र में काम घंटे सुनिश्चित नहीं होते, इसके अतिरिक्त काम के अतिरिक्त घंटे के लिए कोई भुगतान नहीं दिया जाता। अगर मान लो 5 घंटे काम, 7 घंटे, 8 घंटे काम करना होता है, उसके अगर एक्स्ट्रा भी काम कर दिया तब भी उससे कोई पेमेंट नहीं मिलता। इस क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित नहीं होता और इसमें नियोक्ता द्वारा अकारण किसी भी समय काम छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। बगैर कोई लेटर दिए तुरंत काम छोड़ दिया जा सकता है, छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। अगला, बैंकों द्वारा मुद्रा निक्षेप स्वीकार करना उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य, व्याख्या कीजिए। अब लोग अपनी अतिरिक्त मुद्रा को बैंकों में निक्षेप के रूप में सुनिश्चित रखते हैं। अपनी मुद्राएं बैंकों में निश्चित रूप से रखते हैं। लोग नगद को बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक जमा राशि स्वीकार करती है और उस जमा राशि को बैंक क्या कर देती है, ब्याज पे दे देती है। क्योंकि बैंक तो अपने पास रखते नहीं है, वो अपना एक बड़ा हिस्सा किस पे दे देती है, ब्याज पे देती है। और लोग उससे आवश्यकता पड़ने पे उसे धन को वापस क्या कर लेते हैं, सुविधा अनुसार निकाल लेते हैं। चूँकि बैंकों में खाते में जमा धन को मांगने के जरिए से क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मांग जमा कहते हैं। उपभोक्ता अधिकार के रूप में सुरक्षा का अधिकार के उदाहरण सहित व्याख्या करें। अब हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु या सेवा खरीदना, वस्तु बाजारीकरण, सेवाओं के प्रति खिलाफ सुरक्षित रहना का हमारे पास क्या है, अधिकार है। जीवन में संपत्ति एक खतरनाक क्योंकि जीवन में संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं, उत्पादों के लिए आवश्यक सुरक्षा, विनिर्माण, उनको पालन करना, सेवाओं में वस्तुओं को रोजगार देना, विशेष रूप से खरीदी गई सुरक्षा की दृष्टि से क्या होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे मान लो एक आपने प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल होती है, ये हमारी सुरक्षा के लिए दी जाती है, इससे सेफ्टी वॉल दी जाती है। यदि खराब हो जाए, भयंकर दुर्घटना होने के कारण बन सकता है, तो सेफ्टी वॉल निर्माता इसकी उच्च गुणवत्ता की सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर बाई चांस खराब हो जाए तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है, जो सेफ्टी पिल वॉल पेपर की निर्माता करते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। अगला है, अपने शासन वाले क्षेत्रों के शासन व्यवस्था से ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए। हम सब लोगों को पता है नेपोलियन ने बहुत सारे बदलाव किए, कानूनों में बदलाव किया था। पहली बात तो 1804 में नागरिक संहिता नेपोलियन ने बनाई थी, जिसके जन्म पर आधारित विशेषाधिकार क्या कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे। कई और अधिकार थे वो भी यातायात संचार व्यवस्था का सुधार किया गया और कानून व्यवस्था में समानता लाने की गई। संपत्ति में सबको समान अधिकार और सुरक्षा बनाई गई। कई अधिकार जो नेपोलियन शासन व्यवस्था में अच्छे किए गए थे। बड़ा विस्तार से लिखने इन प्रश्नों के कम से कम 1.5 पृष्ठ में। संसाधन नियोजन के बारे में आप क्या जानते हैं, संसाधन नियोजन को सही रूप से नियोजित करना, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। पहले यह बताना है, क्या भारत जैसे राष्ट्र संसाधन नियोजन की आवश्यकता है तो इसके कारण भी बताना है। इसको प्रश्न को 3 खंडों में करके लिखना है। पहले आपको यह बताना है संसाधन नियोजन से आप क्या जानते हैं, तो आप लिख देना कि संसाधन नियोजन तात्पर्य है कि संसाधनों को न्याय संगत रूप से वितरण किया जाए, विवेकपूर्ण रूप से क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। अब इसका आपसे पूछा कि क्या भारत जैसे राष्ट्र देश में, भारत जैसे राष्ट्र को संसाधन नियोजन करने की आवश्यकता है। हाँ, आप जरूर है,
क्योंकि जहाँ भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कुछ संसाधनों का प्रचुर है, जबकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत सारे संसाधनों की कमी है। जैसे राजस्थान में बात की जाए, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की अपार संभावना है, जबकि जल संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में क्या है, कमी है। इसलिए हमें जो जिस संसाधनों की जहाँ अधिकता है उसमें हमें वितरण करना चाहिए, और जहाँ कमी है उसका क्या नियोजन करना चाहिए, ताकि हम जो हर क्षेत्र में। इसका दूसरा उदाहरण लें तो राजस्थान संसाधनों का उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, जैसे झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। राज्यों में जैसे खनिजों में, कोयला मामले में धनाढ्य है। अरुणाचल प्रदेश जल संसाधन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परंतु आधारभूत विकास में अभाव है। तो संसाधन नियोजन करने की हमें क्या है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रचुर मात्रा में जो संसाधनों प्रत्येक जगह क्या नहीं मिल पाते, समान नहीं मिलते। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है, इसे लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों माना जाता है। सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों माना जाता है। अब सांप्रदायिकता कब शुरू होती है, पहले तो ये समझो कि वाद विवाद कब शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा कब उत्पन्न हो जाता है। कोई व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ माने, अब कोई व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ कैसे मानेगा, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, राष्ट्र के आधार पे। अब इनको अपने आप में जब श्रेष्ठ मानने लग जाता है, बलिदान कर देना, जो वो क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। धर्म के नाम पर ये एक घृणा संचार करती है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरा धर्म को सम्मान नहीं देते, विपक्ष का विरोध करते हैं। तो ये सांप्रदायिकता भावना हो जाती है, और यही कारण जो बड़े झगड़े में लड़ाई झगड़ों का रूप ले लेती है, जो अंदाज होते हैं। इसका सबसे ये लोकतंत्र के लिए क्या हो जाती है, बहुत खतरा हो जाता है। कई बार जो सांप्रदायिकता भावना उत्पन्न हुई थी, अब मान लो जो भारत और पाकिस्तान में जो विभाजन हुआ था, तो ये सबसे बड़ा माना जाता है जो हुआ था, सांप्रदायिकता का क्या हुआ था, जरिए हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद को साकार करने में लोक गाथाओं, गीतों एवं चित्रों के आदि के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। खंड दह में जो भी जितने भी क्वेश्चन है, आपको शब्द सीमा 250 लिखनी है, ये विशेष तौर से ध्यान रखें। अब 250 शब्द सीमा कम से कम 2 पृष्ठ कम से कम लिखे, तो आप 2 पृष्ठ तो लिखे ही लिखे। अब इसको स्वतंत्रता के आपको चित्र बनाने होंगे, आपको बताना पड़ेगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में तत्व क्या थे, किसी अलग अलग चीज़ों की बात करें। अब जैसे चित्र बनाए गए थे भारत माता के, और उनकी छवियाँ निर्मित की गई थी लोगों के अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्र बनाया गया था, भारत माता का छवि संन्यास के रूप में वो अंकित किया गया था। चिन्ह और प्रतीक के बारे में वो अवधारणा दी गई थी, उनके बारे में भी बताना है। अगला क्वेश्चन आपको विस्तार से लिखना है, मैंने तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। संघवाद क्या है, भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है, बताइए। अब भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है, संघवाद क्या है, वो बताना है। तो हम सब लोगों को पता है संघवाद से होता है कि वह शासन प्रणाली जो सत्ता में विभाजन करती है, जैसे केंद्र प्रतिनिधिकार सरकार की अंगीभूत इकाई होती है। भारत में संघवाद का स्वरूप है, राज्यों में संघ त्रिय शासन व्यवस्था है। त्रिय शासन व्यवस्था का अर्थ हो गया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इनके जो अलग अलग जो संविधान की जो संस्थाओं के द्वारा तीसरे स्तर पे जो संविधान में मान्यता दी गई है, किसी भी या कोई भी 3 स्तरों पर शासन व्यवस्था को अलग अलग अधिकार क्षेत्र है, शक्तियों का भी विभाजन किया गया है। जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती सूची है, न्यायालय सर्वोच्च है, इनके विशेष रूप से अधिकार दिए गए। अब अगला पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में जो भारत का नक्शा का भरने का चित्र आता है, वो जरा मैं फटाफट बता देता हूँ आपको कि पारादीप, झरिया, विजयवाड़ा और नागपुर, ये आपको चित्र भरने हैं। भारत के मानचित्र में आपको भरने हैं, जो राजनीतिक मानचित्र मिलता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि पारादीप कहाँ है। तो पारादीप कहाँ है दोस्तों, 1 नंबर जो पारादीप है, तो पारादीप को आपको यहाँ लिखना है। जो पारादीप है मैं भी लिख देता हूँ, यहाँ आपका क्या है, पारादीप। पारादीप, ये लो दोस्तों, यहाँ आपका पारादीप है। दूसरा क्या था, झरिया, और झरिया आपका यहाँ है दोस्तों। 1 सेकेंड, हाँ, झरिया आपका यहाँ है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ लाइन खींच के,
तीसरा था अपना विजयवाड़ा और चौथा है नागपुर। अब आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि विजयवाड़ा कहाँ है। तो विजयवाड़ा यहाँ है दोस्तों, यहाँ विजयवाड़ा है। तो अब यहाँ से लिख दें विजयवाड़ा, और चौथा है नागपुर। तो नागपुर यहाँ है दोस्तों गोवा के ऊपर और गुजरात के नीचे। एक सेकेंड, नागपुर। धन्यवाद दोस्तों।